हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर रिवाइज कराए जा रहे होंगे एंड यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, बट साथ में आपको ये बता दें हम कि यहाँ पर हम थर्मोकेमिस्ट्री भी साथ में रिवाइज करवाने वाले हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे काफी सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर वो फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप अपना क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक या दो क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये कि इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं। क्या? तुम और वो नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग, है ना। पहला क्या है सिस्टम और दूसरा क्या है सराउंडिंग। जो सिस्टम नहीं है वो सारा कुछ सराउंडिंग है, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है? मतलब जो अंडर ऑब्जर्वेंस है। अगर आपके पास ऐसा कुछ कंटेनर है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका सिस्टम हो गया। एंड इसके अलावा जो कुछ भी है इस दुनिया में वो सभी सराउंडिंग्स की तरह भी है, वो कर रहा होगा, ठीक है, ओके। एंड द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल होगी, जो इन दोनों को सेपरेट कर रही होगी, उसको आप बोलते हैं बाउंड्री। एंड ये इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है ना। दोनों प्रकार से आपकी बाउंड्री एग्जिस्ट कर सकती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अच्छा, सिस्टम जो आपका होता है वो तीन प्रकार का होता है। कैसे? पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम एंड तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है यहाँ पर आपकी मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे होते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ट्रांसफर करती है, मास यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करता है, मास का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ पर ना ही मास और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ओपन मतलब दोनों का ट्रांसफर, क्लोज मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड में कुछ भी आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला। ना स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ये दोनों होते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा रहा होता है कि क्या स्टेट फंक्शन है और क्या पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट इज रीच्ड, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। अच्छा, मतलब जो रास्ते के थ्रू जा रही होंगी उसको आप बोलेंगे पाथ फंक्शन। अभी ऑब्वियस सी बात है, जो पाथ पर डिपेंड करेंगी वो पाथ फंक्शन, जो स्टेट पर डिपेंड करेंगी, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगी वो स्टेट फंक्शन कहलाई जा रही होंगी। दैट मींस वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही आपको चेक करनी है। एग्जांपल्स देख लेंगे। स्टेट फंक्शन में क्या होने वाला है? यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, जी यानी कि गिव्स एनर्जी, और एच बोले तो इंथैल्पी, एंड एस एंट्रोपी। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। यहाँ पर किस प्रकार से, किस रास्ते के थ्रू आप जा रहे हैं मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना है। देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट से, है ना। डिस्प्लेसमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, और इसको डिस्टेंस से। हालांकि इसका यहाँ पर कोई कनेक्शन है नहीं, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी मैटर करता है कि किस रास्ते के थ्रू आप जा रहे हैं। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ए टू बी आपको जाना है, तो स्टेट फंक्शन में ए से बी का ही मतलब है। और पाथ फंक्शन में आप कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये भी आपको डिफाइन करना हो रहा होता है। पाथ फंक्शन में आपको ये भी अंडर कंसिडरेशन लेना हो रहा होगा, ठीक है। जो पाथ फंक्शन होंगे वो क्या होगा? W यानी कि वर्क, क्यू बोले तो हीट। वर्क पाथ फंक्शन होता है जनरली, बट एक जगह पर जो आपका वर्क होता है वो स्टेट फंक्शन की तरह भी बिहेव कर रहा होता है। आगे हम बताएंगे कहां पर करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना मान कर चलें। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव मतलब जो ऐड करी जा सकती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाली हैं। देखिए बाई पार्ट्स करने से जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, बाई पार्ट्स मतलब उनको ऐसे है, यहाँ पर आप तोड़ेंगे, अगर इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है दैट मीन्स वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर चेंज नहीं हो रही है, चेंज ना हो तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मैटर। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो साइज पर डिपेंड करेंगी ना। अगर आप इसको तोड़ करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, बाई पार्ट्स करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है साइज पर डिपेंड करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल। और कौन कौन सी होती है? मास, वॉल्यूम, हीट, कैपेसिटी, ये सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव क्या होता है? जो चेंज ना हो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, मतलब ऊपर भी एक्सटेंसिव है नीचे भी एक्सटेंसिव है तो उनका रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है, ओके। ऑल टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, जितनी की भी कंसंट्रेशन सॉल्व होती हैं वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पर मोल पर ग्राम लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। अगर पर मोल पर ग्राम कहीं पर भी आ रहा है दैट मींस वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। स्पेसिफिक भी वर्ड आपको यूज होता हुआ मिल रहा होगा, कहीं पर भी स्पेसिफिक है इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जितने भी प्रकार की एनर्जी है सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ई नॉट सेल। देखिए ये आपका रूम है, इसको आप बाई पार्ट कर दें। अरे टेम्परेचर अगर इतना था तो उसके बाद भी तो इतना ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक रूम है उसमें 50 डिग्री टेम्परेचर, उसको आधा आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑब्वियस बात ऐसा नहीं होगा, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहने वाला है। तो टेम्परेचर आपका बाई पार्ट करने से चेंज नहीं होता है। प्रेशर भी अगर 180 था तो 180 ही रहेगा, बाई पार्ट्स करने से प्रेशर चेंज नहीं हो जाता है। डेंसिटी भी उतनी ही रहेगी है, ई नॉट से भी आपका उतना ही रहने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर इंटेंसिव का रेशियो है तो इंटेंसिव ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव के रेशियो में भी इंटेंसिव कन्वर्ट हो रहा होगा। इंटेंसिव के रेशियो से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बाद में भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहने वाली है। और ये क्या होता है? नॉन नेगेटिव मतलब बाई पार्ट करने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। नाउ
थर्मोडायनिक प्रोसेस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबेरिक, तीसरा आइसोकोरिक और चौथा एडियाबेटिक। ठीक है, पांचवा साइक्लिक है, उसको देख लीजिए। पहला क्या है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, टी कांस्टेंट है। अगर आपका टी कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने वाला है। अगर डेल्टा टी जीरो है तो ऑब्वियस बात है डेल्टा यू भी आपका जीरो हो जाएगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज भी आपका जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा यू के फॉर्मूले में आपको डेल्टा टी नजर आ रहा होता है, नफरत बटे 2। ऐसा क्या होगा आपने NFR डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, NFR डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी अगर आपका जीरो है, अगर डेल्टा टी आपका जीरो है तो ये पूरी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। दैट मींस डेल्टा यू जीरो डेल्टा टी जीरो आपका हो रहा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक मींस होता है पी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पी आपका कांस्टेंट तो इसका मतलब डेल्टा पी आपका जीरो हो रहा होगा। आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट, दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम भी आपका जीरो होगा। एडियाबेटिक में आपका क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर यानी कि क्यू मतलब क्या है हीट। ओके, तो यहाँ पर आपका हीट जो होगा वो जीरो रहने वाला है। अच्छा, साइकिल की बात कर लेते हैं। साइकिल में क्या है? फॉर साइक्लिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट फंक्शंस इज जीरो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे होंगे ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, एक बार फिर से आप वहीं पर आकर के आ चुके हैं। दैट मींस स्टेट फंक्शंस के केस में आपकी डी यू जीरो होने वाली, क्योंकि अभी भी आपने देखा जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल क्या है? सेम ही है। दैट मींस डी यू आपका जीरो हो रहा होगा। ओके, अच्छा, अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो रिवर्सिबल क्या होता है? स्लो एंड इन्फिनाइट, बहुत ही स्लो है एंड इन्फिनाइट टाइम लगने वाला लग रहा होता है इसको कंप्लीट होने में। टीपी इज इक्वल टू जीरो, पी एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी इंटरनल। इन दोनों का मतलब प्रेशर लगभग सेम ही होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत स्लो होती है ये। अच्छा, रिवर्सिबल की बात करेंगे तो फास्ट एंड इन्फिनाइट, ये थोड़ी सी तेज होती है एंड इन्फिनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही होती है। एंड डीपी यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, पी का मतलब क्या है? प्रेशर। ठीक है, पी एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसको आप इक्वेट कर रहे होते हैं, मान लेते हैं, है ना। पी एक्सटर्नल इसका यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इक्वेट नहीं कर पाएंगे आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है इंटरनल एनर्जी? इट इज द सम ऑफ ऑल डिफरेंट, वंस मोर, इट इज द सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ये सिस्टम है तो इसके अंदर जितने भी एनर्जीज होंगी उनका सम जब आप कर रहे होंगे तो इसी को आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। Its absolute value cannot be determined, but experimentally change in internal energy can be determined। यहाँ पर आप change in internal energy that is डेल्टा यू डिफाइन कर रहे होते हैं, यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, यू इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस डेल्टा यू भी आपका जीरो हो रहा होगा, क्योंकि अभी भी आपने फॉर्मूला देखा डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो इसी वजह से डेल्टा टी यहाँ पर जीरो रखिए, आपका वैल्यू भी जीरो हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि सी वी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए आप इन दोनों को फॉर्मूले करें, एनसीवी डेल्टा टी और NFR डेल्टा टी, तो सी वी क्या आ जाएगा? F by 2, सही, सी यही तो आएगा एफ आर बाई टू, तो सी वी इज इक्वल टू FR by 2 भी आप लिख रहे होंगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि आगे आपको देखने को मिल रहा होगा। अरे हाँ, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बी ब्रॉट अबाउट। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब आपको मिल सकती है? अगर आपने हीट पास करी है सिस्टम में या फिर सिस्टम से हीट निकाली है, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, तो आपको इंटरनल एनर्जी चेंज मिल रही होगी। वर्क इज डन, अगर आपने वर्क सिस्टम पर किया है या फिर सिस्टम के द्वारा वर्क करवाया हुआ है तो वहां पर भी आपको इंटरनल एनर्जी चेंज देखने को मिल रहा होगा। मैटर्स एंटर्स और लीव द सिस्टम, सिस्टम में अगर आपने मैटर को एंटर कराया है या फिर वहां से आपने मैटर को निकाला है, उन सारे केसेस में आपको इंटरनल एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही होगी। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर आपको फिजिक्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने फिजिक्स और इसको अलग अलग पढ़ा तो आप मिक्स कर देंगे। फिलहाल मैं आपको केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। ठीक है, फिजिक्स में यहाँ पर माइनस हो जाता है। अगर हम बात फिजिक्स की कर रहे होंगे तो फिजिक्स में वाली बात थोड़ी सी बदल जाती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा होता है। इसके बारे में आप बाकी जहाँ पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। फिलहाल हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करने वाले, तो केमिस्ट्री में क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, तो W पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर W में लिखा हुआ है ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, दैट मींस वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज वर्क इज नेगेटिव। एंड इफ Q इज पॉजिटिव, दैट मींस हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है दैट मींस पॉजिटिव, अगर हीट को रिलीज किया जा रहा है दैट मींस आप Q की वैल्यू नेगेटिव लेने वाले हैं, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बिलीव करिए, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से नहीं समझा है, याद नहीं किया है, तो आप गलत कर देंगे। एंड फिजिक्स को भी साथ में देखकर चलेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बदलता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। फिलहाल हम हीट कैपेसिटी को देख रहे होंगे। हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन इट्स टेंपरेचर। जैसे कि आपके पास ये मास है, इसको आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, जितनी हीट प्रोवाइड करने वाले हैं एक यूनिट टेंपरेचर को चेंज करने के लिए, उसी को आप बोल रहे होंगे हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि यहाँ पर एक यूनिट आपको चेंज करना है टेंपरेचर में, उसके लिए आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे उसी को आप बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? देखिए, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है बताइए? इंटेंसिव ना। यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाली है। इसका मतलब ये साइज या फिर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, बट ठीक है, इसका फिलहाल यहाँ पर पढ़िए।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन से इसका 1 यूनिट मास, यहाँ पर क्या था 1 यूनिट चेंज आपको करना था टेम्परेचर में, बट यहाँ पर आपको 1 यूनिट मास इंक्रीज करना है, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। एस क्या है, एस या फिर एमएस से आप इसको डिनोट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डॉट डेल्टा टी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। आप यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है एक, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो सीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 1 मोल का चेंज करना पड़ रहा होगा। 1 मोल में देखिए यहाँ पर अगर एम था, दैट मींस मास की बात करें तो एम आ जाएगा, मोल की बात करें तो यहाँ पर एन आ रहा होगा, है ना। बाकी एज इट इज आपको सेम ही मिलने वाला है, ओके। एनी इशू, यहाँ पर एन मोल की वजह से आ रहा है, यहाँ पर एम मास की वजह से आ रहा है। सीपी एंड सीवी आर द 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की होती है, सीपी एंड सीवी, एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर हो रहा होता है। ये आपने आई होप फिजिक्स में भी कई बार पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सारा फोकस यहीं पर लेकर आ जाएं। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। आपको कोई ग्राफ दिया होगा पी वी का, तो इसके अंडर जितना भी एरिया होगा ये आपको वर्क डन दे रहा होगा, ठीक है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन, ओके। फिलहाल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल को आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, माइनस साइन आप आगे लगा कर रखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं पी एक्सटर्नल से, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपको वर्क डन मिल रहा होगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आप देख चुके हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होने वाला है, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 लॉग P1 बाई P2। देखिए PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, NR कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है आइसोथर्मल की वजह से। अच्छा, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो रहा होगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल। तो इसका मतलब अगर आपने P1 डिवाइड बाई P2 किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको अच्छे समझाता हूं। अगर आपने P1 डिवाइड बाई P2 कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, V2 डिवाइड बाई V1, यानी कि आप इन दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। तो अगर आपने V2 बाई V1 लिख दिया है तो उसको यहाँ पर आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ पा रहे चीज़ों को, किस प्रकार से लिखना है किस प्रकार से नहीं लिखना है। बिल्कुल, प्रेशर P1 डिवाइड बाई P2 या फिर V2 डिवाइड बाई V1 आप कर रहे होंगे, नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है ना। अगर रिवर्सल की बात करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस C1 क्या है, ना भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय रिवर्सल प्रोसेस ज्यादा होने वाला है इन कंपैरिजन टू वर्क डन बाय इरिवर्सल प्रोसेस, यानी यही उल्टा हो जाएगा कंपैरिजन के केस में। कंपैरिजन के केस में इरिवर्सल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिवर्सिबल। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आइसोथर्मल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आइए अब आइसोबेरिक की बात करते हैं। आइसोबेरिक क्या होता है, जहाँ पर आपका पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट दैट मींस डेल्टा पी 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट यहाँ पर डेल्टा पी की बात है नहीं, यहाँ पर पी कांस्टेंट यानी कि कुछ वैल्यू होगी इसकी। अच्छा, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, अच्छा कुछ वैल्यू होगी तो जो होगी वो होगी। अब उसको इंटीग्रेट तो आप कर नहीं रहे होंगे, बिल्कुल, डॉट डीवी वॉल्यूम में जितना भी चेंज आने वाला है V2 माइनस C1 आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको डायरेक्ट आपका आंसर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। पी एक्सटर्नल की कुछ वैल्यू होगी, ये चेंज आने वाला है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन लगाइए, आपको वर्क डन मिल जाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस के केस में। बात करेंगे आइसोपोरिक, यहाँ पर क्या होता है, डेल V इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अरे डेल यू नहीं, डेल V मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, 0। चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 हो गया मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 हो चुकी है तो आपका वर्क डन भी 0 हो रहा होगा। अगर आपके V कांस्टेंट है, dV इज इक्वल टू 0 है तो आपका वर्क डन भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। और सबसे खास बात जो भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, एक सेकंड यहाँ पर आइए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अगर यहाँ पर W 0 हो चुका है तो क्या आप आइसोपोरिक प्रोसेस के केस में डेल्टा U इक्वल टू Q नहीं कर सकते, बताइए, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, W इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मींस डेल्टा U इक्वल टू Q आप कर रहे होंगे इन केस ऑफ आइसोपोरिक प्रोसेस। अच्छा, अब बात करते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0 होता है, Q इक्वल टू 0, ओके। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो Q इक्वल टू 0 आ चुका है, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू W हो रहा होगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक। अच्छा, इन केस ऑफ एडियाबेटिक डेल्टा U प्लस W हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन रिवर्सिबल केस क्या होने वाला है, एनसीबी डेल्टा टी, है ना, एनसीबी डेल्टा टी। और एनसीबी को आप अगर रिप्लेस होना चाहें तो एनआर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 एंड T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि आपको यहाँ पर डेल्टा टी लिखना है, ठीक है। तो दिक्कत सीबी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 होता है, तो इसीलिए आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। वी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई गामा 1 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं। तो एनआरटी ही तो है, ये एनआरटी है तो इसको आप हटाइए, पी वी लिख सकते हैं, यानी कि पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल,
ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी इसलिए लिखा हुआ है मैंने क्योंकि यही आपका चेंज होने वाला है, एनआर तो चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो यही चेंज होने वाला है, तो इसके लिए T2 माइनस T1 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले यूज करें, आपको जो भी जिस प्रकार से वैल्यू दी जाएगी आप उसके हिसाब से आप फॉर्मूले यूज करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। खास बात यह है कि एडियाबेटिक में वर्क डन बाय रिवर्सल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए रिवर्सल प्रोसेस होता है। हाँ, जो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। पहले आपने पढ़ा कि वर्क डन पास फंक्शन होता है, बट मैंने कहा था वो जनरली होता है। यहाँ पर वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट फंक्शन हो रहा होगा। दैट मींस किस पाथ से जा रहा है, यहाँ पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल ही यहाँ पर मायने रखती है। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। अच्छा, अब ये वाले फॉर्मूले आप देख लें, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू के, पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको उसका यूज करना पड़ रहा होगा। फिजिक्स वाले में भी आप इसका यूज कर रहे होते हैं। तो जो फॉर्मूले दोनों जगह यूज हो रहे हैं, क्यों ना उसको आप याद कर लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। अच्छा, गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी होता है। अच्छा, गामा होता क्या है? पॉइजन रेशियो। अच्छा, पॉइजन रेशियो को ही आप गामा बोलते हैं, तो गामा की वैल्यू क्या होगी? सीपी बाई सीबी। ओके, तो गामा की वैल्यू क्या आने वाली है? आप सीपी बाई सीबी नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद होनी चाहिए। मोनोटॉमिक के केस में गामा इक्वल टू 1.66 होने वाला है ना। एंड डायटोमिक के केस में आपको गामा इक्वल टू 1.4 होगा। पॉलीटॉमिक में भी दो चीजें होती हैं, लीनियर के केस में 1.4 एंड नॉन लीनियर केस में 1.33 होने वाला है। इसके डायग्राम्स आप फिजिक्स में समझ लीजिएगा, वहां पर आपको अच्छे से समझाए जा रहे होते हैं ना। फिलहाल आप ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद रखें, आपका काम बन रहा होगा। याद करने में कोई भी समस्या नहीं है। मोनोटॉमिक में 1.66, डायटोमिक 1.4, लीनियर में भी सेम ही होता है, एंड नॉन लीनियर में 1.33। देखिए धीरे धीरे वैल्यू आपको कम होती हुई नजर आ रही है ना। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन 0 हो जाता है। फ्री एक्सपेंशन में आपको कोई भी वर्क नहीं होगा, एंड जितना ज़्यादा स्टेप आप लगाते चले जाएंगे वर्क डन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वर्क डन इन 1 स्टेप इज लेस देन वर्क डन इन 2 स्टेप, और आप स्टेप बढ़ाते जाइए, वर्क डन आपका बढ़ता हुआ नजर आपको आ रहा होगा। ठीक है। नाउ एंथैल्पी, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। अच्छा, इसका मतलब जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर होगी उसको आप बोल रहे होंगे एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू QP, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा TV होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, है ना। एंड दिस इज एन स्टेट फंक्शन, ये आपका स्टेट फंक्शन है, एंड ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं इसके बेसिस पर। ना आगे देखते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसको आप बोल रहे होते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज, एंड डेल्टा यू यहाँ पर ये क्या है? ये तो है इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू QV, एंड डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार आपको इसका यूज करना पड़ रहा होगा जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो है ना। एंड P डेल्टा V को आप डेल्टा NG/RT से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, इसको हटा करके आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब डेल्टा NG क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ है, यहाँ पर A मान लेते हैं और B प्लस C मान लेते हैं, एंड तीनों में भी यहाँ पर चलिए 3 मान लेते हैं, 3 नहीं 2 मानते हैं, 2 यहाँ पर मानते हैं और 1 यहाँ पर, एंड ये सभी के सभी गैस हैं, ये सभी के सभी गैस हैं। ठीक है, अगर कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है तो उसको आप इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर हम लेकर चले तीनों गैस हैं। ठीक है, इसका मतलब गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड कितने हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। अरे एक लिखा जाए या ना लिखा जाए, एक होता तो है ना, तो ये रहा। इसका मतलब 2 माइनस आप कर रहे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कितने हैं रिएक्टेंट? 2, तो 2 करेंगे तो डेल्टा NG की वैल्यू 0 आ रही होगी। अगर यहाँ पर आप 1 के बजाय 2 ले लेते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 आप करेंगे तो आपका डेल्टा NG की वैल्यू 1 आ रही होगी। आई होप आपको सारी बातें पता होंगी। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। भैया ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा इन फॉर्मूले के बेसिस पर। अब बात करते हैं कैलोरीमेट्री। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए इसका यूज आपको कई बार देखने को मिल रहा होगा जब भी आप क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल और फिजिकल चेंज इज नोन एज कैलोरीमेट्री। ठीक है, आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ सैंपल है, कहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल? ये देखिए सैंपल लिखा हुआ है, आपके पास कुछ सैंपल है, इसको आप हीट करने वाले हैं, यानी कि इसको आप कंबशन करने वाले हैं। इसका कंबशन करेंगे तो ये इसका टेंपरेचर बढ़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका टेंपरेचर बढ़ रहा होगा, दैट मींस हीट भी बढ़ रही होगी। किसकी? वाटर की। यहाँ पर जो वाटर है देखिए इसका टेंपरेचर बढ़ेगा जनाब, ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पर वाटर भरा हुआ है इसका हीट बढ़ता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इस थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको समझाना है कि यहाँ पर आपके पास सैंपल होता है, इसको आप कंबशन करते हैं इसका, तो फिर आपके पास ये हीट बढ़ती हुई नजर आ रही होती है। पहले का टेंपरेचर T1 था, तो बाद में हीट करने के बाद T2 पहुंच रहा होगा, इसी को आप डेल्टा T बोलने वाले, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा T होने वाले हैं, इसका मतलब T2 माइनस T1 होगा, जो बाद में टेंपरेचर हुआ है। T2 माइनस T1 लिखने से अच्छा है आप T इनिशियल यहाँ पर रखिए, T फाइनल यहाँ पर, T फाइनल माइनस T इनिशियल।
तो क्यू कंबशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कंबशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी डेल्टा टी। अरे हाँ है ना, अब सी क्या है, ये हीट कैपेसिटी है ना, अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। माइनस सी डेल्टा टी, माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंबशन हो रहा है, कंबशन होने की वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगाया जा रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, क्या देखा तुमने थोड़ी देर पहले, देखिए यहाँ पर क्यू कंबशन है माइनस सी डेल्टा टी, दैट मीन्स ये देखिए डेल्टा यू क्यू वी, यानी कि क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आप यहाँ पर वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो क्यू वी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस सी डेल्टा टी आपको मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि डेल्टा यू इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपको ये सारी बातें याद होना चाहिए। आपने कैलोरीमेट्री में ये देख लिया है, आपको जब भी कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन आ रहा होगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को रिकॉल करें। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अच्छा ये क्या होता है, ये जनाब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। टोटल अमाउंट जो भी होगा हीट एक्सचेंज एक रिएक्शन के दौरान, उसको आप बोल रहे होंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हीट रिलीज हो रही है, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे हाँ है ना, अगर कोई रिएक्शन आप करवा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट निकाल रही बाहर, दैट मींस वहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव होगा, आपका एंथैल्पी निगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, नाउ हीट गेन, अगर हीट गेन हो रही है यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, दैट मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड वहां पर आपका डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड दिस इज एन स्टेट फंक्शन एंड दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ स्टेट फंक्शन एंड दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनी इशू नहीं। अब यहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो फिर आप एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कर रहे होंगे। और अगर कहीं पर आपको ये इस प्रकार से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, इस प्रकार से आपने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, अगर ए टू बी रिएक्शन जा रही है, जहाँ पर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ यहाँ, अच्छा ये है हाँ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कर सकते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर जैसे 2a गिव्स आउट 2b है, तो उसको आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपकी जो भी एंथैल्पी आने वाली है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको कहीं कहीं पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भी करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो को याद करके रखें ना। हेस लॉ, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जनाब, है ना। हेस लॉ क्या होता है, देखिए ए टू डी आप गए हैं, ए टू डी आप गए हैं, दैट मीन्स डेल्टा एच लगा है। अब ए टू डी डायरेक्ट तो गए नहीं होंगे, 3 स्टेप में गए होंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इन सभी के डेल्टा एच को आप ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी एडिटिव होता है, मतलब उसको आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, आप इनको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 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 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बोलो बोलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको आप एडिटिव यानी कि ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके साइज ऑफ मैटर पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जनाब, अच्छी बात है। तो इसका मतलब डेल्टा एच एडिटिव है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 हो रहा होगा इस प्रकार से। एनी इशू नहीं होना चाहिए, आपको दिया जाएगा, एक डिसीजन करवाई जाएगी, आपको इन 4 में से कोई 3 वैल्यू बताई जाएंगी, चौथा वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। बताइए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ डेल्टा एच को आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, देखिए ब्रोमीन है आपका, किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा होता है, नेचुरली, या फिर हम बोले रूम टेम्परेचर पर कैसे एग्जिस्ट करता है, Br2 के फॉर्म में ना। एंड ये Br2 क्या है, लिक्विड, Br2 लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा होता है आपका ब्रोमीन, यही है आपका स्टैंडर्ड स्टेट। अगर इसी प्रकार से आपकी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नाइट्रोजन को ले लें तो N2 गैस में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन आपका O2 गैस में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसी प्रकार से H2 आपका मतलब हाइड्रोजन आपका H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये सारी पार्टिसिपेटिंग जो भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं आपके, वो स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हैं तो आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं। ठीक है, एनी इशू नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होती है, पहला होता है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकंड वन इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड वन इज सब्लिमेशन। और यहाँ पर सभी में आपको 1 मोल लेकर के चलना है, यानी कि 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि उसी को आप बोल रहे हो मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, H2O सॉलिड है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको जो डेल्टा H नॉट है उसी को आप बोल रहे होंगे डेल्टा H नॉट F। F का मतलब क्या है, फॉर्मेशन नहीं भाई, फॉर्मेशन नहीं, फ्यूजन। F का मतलब है यहाँ पर फ्यूजन। ठीक है, तो डेल्टा H नॉट फ्यूजन आपको देखने को मिला होगा, किसमें किया है आपने फ्यूजन, H2O सॉलिड में किया है, तो आप H2O सॉलिड से लिख रहे होंगे। देखिए आपको लिखने को नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं भी पता है ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मुझे बताना है आपको कैसे लिखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए क्या कैसे क्या करना है आपको, है ना। ना वेपराइजेशन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर भी 1 मोल H2O लिक्विड लेने वाले हैं, वो कन्वर्ट हो रहा होगा H2O गैस में, तो इसीलिए आपने लिखा है डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन, डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा होगा, I2 सॉलिड से I2 गैस में कन्वर्ट हो रहा था डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर अगर आपके पास I2 है तो लिक्विड में नहीं जाएगा, I2 सॉलिड लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है,
बताओ। बिल्कुल ना हो, आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर जनाब फॉर्मेशन है। ओके, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वन मोल, देखिए पहली बात तो ये समझिए, जहां कहीं पर भी आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल रही होगी सभी जगह आपको वन मोल लिखा हुआ मिलेगा, सभी जगह आपको वन मोल लिखा हुआ मिल रहा होगा, है ना। तो ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि मतलब कुछ तो माना जाएगा ना, कितने का चेंज कराना है आपको, तो वन मोल होता है डेफिनेशन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स की रिएक्शन कराने वाले हैं, तो उससे जो मोस्ट स्टेबल, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट स्टेबल स्टेट बनने वाली है, उसी को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि लिक्विड की बात करेंगे, यहाँ पर पानी की बात करेंगे, तो पानी तीन तरीके से एग्जिस्ट करा होता है, सॉलिड में भी, गैस में भी एंड लिक्विड में भी। बट जो नेचुरली होता है मोस्ट स्टेबल किस में है, लिक्विड में है ना, सभी को पता है मोस्ट स्टेबल किस में है, लिक्विड में। रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड में एग्जिस्ट होता हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। पर जो आपका हाइड्रोजन होता है, जिससे ये बना हुआ है H2O, किससे बना हुआ है, पानी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाँ, ये जो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग अपनी एलिमेंट्स के फॉर्म में होंगे, तो दोनों ही गैस होने वाले हैं। H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है एंड हाफ O2 भी आपका गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो H2O लिक्विड बन रहा होगा एंड इसी को आप बोलते हैं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं आप, बिल्कुल। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे कार्बन आपका ग्रेफाइट होगा एंड O2 जब भी मिलाएंगे आप तो CO2 गैस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपको मिल रहा होगा। दैट मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर के आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप इसको यहाँ पर डेल्टा F, एंड यहाँ ये F का मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन है, समझ तो जाएंगे ना आप। यहाँ पर F फ्यूजन लिखा हुआ था, तो यहाँ पर F फॉर्मेशन है, डेल्टा H नॉट F H2O। ओके, नाउ एटमाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर आपके पास इट में बी डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स इनटू इट्स गैसियस एटम्स। यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, मीथेन में क्या क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इनको आप अलग अलग करें, इनको आप अलग अलग करें और ध्यान ये रखना है कि सिर्फ गैस ही होनी चाहिए। हाँ, गैसेस प्रोडक्ट होने चाहिए, तो उसी को आप बोले होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज डेल्टा ए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भैया। अब थर्मोडायनामिक्स ऐसा ही होता है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं कर सकते कुछ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन द गैसेस सेल्स, उसी को आप बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, उसी को आप बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो O2 अगर है तो ये इस प्रकार से जुड़ा होगा, अरे देखो 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 कहाँ गया, ये है ना, O2 है, इस प्रकार से जुड़ा होगा। नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस प्रकार से जुड़ा होगा N2, ठीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ रही होगी, उसी को आप बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। O2 गैस से ट्वाइस ऑफ O में कन्वर्ट हो रहा है, सभी गैसेस होने चाहिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं ये बात। डेल्टा H नॉट R है ना, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OO। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड इसी प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा जब भी आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंथैल्पी लिखनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स की, बाद में लिखनी पड़ेगी बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की। हाँ, समेशन आपको ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर 2 3 होते हैं, ए बी होता है, यहाँ पर मतलब CD होता है, तो आप इन तीनों को लिख रहे होंगे, चारों को लिख रहे होंगे ना। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड वाला पहले होगा, समेशन कर रहे होंगे आप। अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, है ना। माइनस आप कर रहे होंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं आप। थोड़ी देर पहले आपने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा था, जो कि आपने यहाँ पर देखा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कहाँ पर रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट है, कहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे एग्जाम में। नाउ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब भर भर के आपके पास पानी है। इनफिनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड ऑन डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए, इनफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस और सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ये आपको रटना नहीं है, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है। आपको लग रहा होगा हो इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, नहीं याद करना है, बस देख लेना है, समझ में आए, अच्छी बात है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद करना है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। आपके पास कोई है KCl सॉलिड, इसको आप एक्वस यानी कि पानी के साथ मिलाने वाले हैं, एंड इनफिनाइट अमाउंट यानी कि पानी एक्सेस में है, इसकी कोई भी कमी आपके जीवन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, KCl एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पानी सॉल्यूशन में KCl एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी को आप बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। CuSO4 आपके पास है, सॉलिड में होगा एक्वस, CuSO4 एक्वस में बना होगा, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा H सॉल्यूशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्यों, क्योंकि आप अगर KCl को एक्वस से मिलाने वाले हैं तो पहले ये KCl प्लस Cl नेगेटिव में टूट रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। KCl डेल्टा H लैटिस, दैट मींस K प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर गैस भी आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, गैस है ना। फिर आप डेल्टा H हाइड्रेशन यानी कि आप पानी मिलाने वाले हैं, तो आपको K प्लस एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस आपको मिलने वाला है, तो आपको इन दोनों को ऐड भी करना पड़ रहा होगा, ठीक है। आपको ये दोनों अलग अलग दी जाएंगे, तो आपको ऐड करना, 3 में से कोई 2 वैल्यू दी जाएंगी, आपको तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ रही होगी। नाउ लैटिस एंथैल्पी, अच्छा ये वही बात है यहाँ पर जो मैंने लैटिस एंथैल्पी आपको बताया, देख लेते हैं एक बार। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। सब कुछ लिखा हुआ है, NaCl सॉलिड है, Na पॉजिटिव गैसियस एंड Cl नेगेटिव गैसियस में मिल रहा होगा, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए आप डेल्टा
डेल्टा एच नॉट लैटिस कर रहे होंगे, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ लैटिस आपको करना पड़ेगा। किसका है ये? NaCl जो कि सॉल्ट में था, है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो आपके पास एक एसिड होगा, एक बेस होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, इसी को आप बोले होंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी हीट रिलीज होने वाली है जब आप 1 ग्राम, यहाँ पर ध्यान रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर यहाँ पर आप 2 ग्राम ले लेंगे तो इसकी वैल्यू दोगुनी भी हो जाएगी। आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो कि यहाँ पर है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज, आई रिपीट, ऑलवेज इक्वल टू -13.7 KCl पर इक्विवेलेंट और -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखें, बट हाँ ये भी याद रखना है कि ये जो कुछ भी है 1 ग्राम का है, अगर आप 2 ग्राम में जा रहे होंगे तो इसकी वैल्यू भी डबल होती है, तुम्हें नजर आ रही होगी। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि आप जलाने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है? एंथैल्पी चेंज पर मोल और पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन एंड ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेंपरेचर, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही कर रहे होंगे इसके लिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए, ठीक है। नाउ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या है? कार्बन का कार्बन ही रहेगा, बट उसका जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होता है वो बदल जाएगा। जैसे कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर। बहुत से इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, है ना। यहाँ पर आप कार्बन का देख लीजिए, ग्रेफाइट से डायमंड, तो उसी के लिए आप बोले होंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जो कि आपको यहाँ पर ऐसे याद रखना है, ठीक है। 1.90 किलो जूल पर मोल या फिर मोल इनवर्स। नाउ एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेंगे कि एंट्रोपी को आप एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्या होता है ये? इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस, मतलब रैंडमनेस यानी कि रैंडम कुछ भी ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि आपका सॉलिड होता है, आपने सॉलिड रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दिया तो वो रखा रहेगा, है ना, हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक उसमें जबरदस्ती पैर नहीं लगा देंगे, हाँ। पर जो लिक्विड होता है वो थोड़ी सी हवा चलेगी, थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा तो उसका रैंडमनेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। और गैस का डिवाइस आप कहने ही क्या, मतलब इधर उधर घूमना ही इनका काम है। रैंडमनेस मतलब कोई इनका ऑर्डर है ही नहीं, डिसऑर्डर है, मतलब कोई इनका ऑर्डर वगैरह है ही नहीं, कुछ मतलब है ही नहीं ना इनका कुछ ऑर्डर वगैरह। तो यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, यानी कि इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे, दैट मींस एंट्रोपी आपकी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। अब एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ये आपकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, नॉट एंट्रोपी चेंज। अच्छा वो क्या होता है, इधर आइए फिर। Heat added to a system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to at higher temperature. This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature. ध्यान सुनिए, जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान सुनिएगा। आपके पास कुछ है, मान लीजिए 2 सिस्टम है आपके पास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हीट एडेड टू सिस्टम। 2 सिस्टम है आपके पास, एक हो गया ये सिस्टम 1, एक हो गया ये सिस्टम 2। इसका टेम्परेचर पहले से ही थोड़ा सा कम था, इसका टेम्परेचर कम था इसके कंपेरिजन में, और इसका टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है हीट एड टू सिस्टम एट लोअर टेंपरेचर। अच्छा यहाँ पर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट ऐड करने वाले हैं, दैट इज क्यू हीट आप ऐड करने वाले हैं दोनों ही कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर क्यू सेम है बट टेंपरेचर सेम नहीं था। पहले वाले का सिस्टम कम, पहले वाले सिस्टम का टेंपरेचर कम था। अगर सिस्टम का टेंपरेचर कम था तो वहां पर आपको ग्रेटर रैंडमनेस यानी कि रैंडमनेस ज्यादा मिल रही होगी, दैट मींस डेल्टा एस की वैल्यू आपको ज्यादा मिलने वाली है इस पर्टिकुलर सिस्टम सेकंड के कंपैरिजन में। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी क्योंकि आपका टेंपरेचर ज्यादा था। तो आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने वाले हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि टेंपरेचर कम डेल्टा एस ज्यादा, दैट मींस एंट्रोपी चेंज ज्यादा हो रहा होगा। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर बट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है, भूलना तो जनाब बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करने वाले तो आपको ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला मिला होगा, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टेंपरेचर, ठीक है। एंड डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम एंड सराउंडिंग, दो चीजें होती हैं यहाँ की दुनिया में, है ना, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग, दोनों को ऐड कर दिए आपको डेल्टा एस टोटल, दैट इज टोटल एंट्रोपी चेंज मिल रहा होगा, है ना। आगे बढ़ जाएं अब। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? अच्छा मुझे कोई फर्स्ट लॉ बताएगा क्या? फर्स्ट लॉ यही होता है क्या, कि कुछ और होता है, बताओ। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की हमेशा बढ़ रही होती है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आइसोलेटेड क्या होता है? यहाँ पर जो मैंने पहली स्लाइड बताया था, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आइसोलेटेड क्या होता है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे। ओपन सिस्टम बोले तो एनटीए का पेपर, अरे एनटीए का पेपर, हाँ ओपन सिस्टम भाई साहब सब कुछ लीक कर जाता है ना, लीक वीक होता रहता है। आइसोलेटेड मतलब एनटीए की जो सिक्योरिटी है ना स्टूडेंट पे जो लगाई जाती है, वो वाली सिक्योरिटी जो स्टूडेंट पे लगाई जाती है वो भाई आइसोलेटेड है। तुम मास क्या एनर्जी भी नहीं ले जा पाओगे अंदर, समझ रहे हो? मास छोड़ दो, कोई मास प्रोडक्ट यानी कि पेन वगैरह तो छोड़ दो तुम, भाई साहब एनर्जी भी नहीं लेकर अंदर जा सकते, इतनी थोड़ी चेकिंग होती है बाहर। एनटीए का पेपर तो लीक होता रहता है, नीट का भी हुआ थोड़े दिन पहले, है ना, कोई बात नहीं भैया, दोबारा करवा देंगे। हालांकि अब आपको इसके यूज टू हो जाना चाहिए, अब आप रोज ना कि एनटीए का पेपर लीक हुआ है, वो तो होता ही रहता है, नॉर्मल चीजें हैं। चलिए अच्छा आइए इधर, डेल्टा एस टोटल अगर आपका बढ़ रहा है दैट मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है कि डेल्टा एस टोटल आपका बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस पॉजिटिव होने वाला है, ठीक।
डेल्टा एस टोटल अगर आपका निगेटिव है तो वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा एस टोटल तो आप यहाँ पर देख ही चुके हैं, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस, निगेटिव दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहे होंगे फॉर्मूला बेस्ड। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले तो आप ये देख लीजिए, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है, ठीक। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मैंने क्यों बोला ये क्या है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर मैंने अभी भी लिखा था Q इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा था मैंने। अब डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U हो जाएगा आपका जीरो, क्यों, डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NFR डेल्टा T, डेल्टा T आ गया है यहाँ पर आइसोथर्मल, दैट मींस डेल्टा T की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा T की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज भी आपका जीरो हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, Q इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये आपको मिल जाएगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2.603 NRT log V2 by V1 आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आप Q की वैल्यू 2.303 NRT log V2 by V1 देख पा रहे होंगे। अगर आप V2 by V1 को हटाना चाहते हैं तो आपको P1 by P2 लिखना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एनी इशू? अब आगे बढ़ जाए भैया, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NR log V2 by V1 और डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NR log P1 by P2। यहाँ पर भी यही करना है। देखिए ऐसा होता क्यों है, PV इज इक्वल टू NRT है ना, आइसोथर्मल मतलब ये तीनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये N और R तो कांस्टेंट है ही, टेंपरेचर भी आपने कांस्टेंट कर दिया है, दैट मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो रहा होगा। तो इसीलिए आप P1 by P2 को V2 by V1 भी लिख सकते हैं। भाई साहब समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। डेल्टा एस वगैरह आप याद कर लें। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक मतलब Q इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। अगर Q इज इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब डेल्टा एस भी आपका जीरो हो रहा होगा, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला देखा है क्या, बताइए। Q यहाँ पर जीरो रखिए, Q जीरो डिवाइड बाई T टेम्परेचर, दैट मींस जीरो ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोबेरिक, आइसोबेरिक क्या है, जहां पर प्रेशर आपका P कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा P आपका जीरो है उस पर्टिकुलर केस में। देखिए यहाँ पर P वगैरह तो कुछ है नहीं, अच्छा P वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं इस प्रकार से, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCP log बेस 10 T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा U इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कोई भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, तो CP की जहाँ पर आप CV कर देंगे, बाकी आपका पूरा फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें आप रिलेट करके याद करें, आसानी से याद भी हो रही होंगी। बाकी ये वाले फॉर्मूले भैया भूल मत जाना, हाँ भूल मत जाना, इनको याद करके रखना है, इसलिए ये रिवीजन वीडियो आपके लाया गया है। मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन आप देखिए सॉलिड टू लिक्विड, वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस। मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये रहा आपके पास Q फ्यूजन, देखिए आप ध्यान से देखिए, डेल्टा एस डिवाइड बाई Q बाई T होता है। तो अगर आप यहाँ पर फ्यूजन लिखने वाले तो यहाँ पर फ्यूजन ही आ रहा होगा, बिल्कुल यही यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू Q फ्यूजन डिवाइड बाई TF इक्वल टू, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी फ्यूजन की, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेपोराइजेशन कर देना है। अब ये TF क्या है, F का मतलब फ्यूजन, ऑब्वियस बात है, टेंपरेचर वाला मतलब वो टेंपरेचर जहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, एंड वो टेंपरेचर जहाँ पर आपकी बॉइलिंग हो रही है, यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको करना पड़ रहा होगा, कहाँ पर, मोलर एंट्रोपी के केस में। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन, ऑब्वियस बात है, एंड ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप कर रहे होंगे, समेशन होगा ही होगा। अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। नाउ गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, अच्छा भैया गिव्स एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये दोनों फॉर्मूले आप ऑलरेडी देख चुके हैं इसी वीडियो में, तो इस फॉर्मूले आप याद कर लें। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है ना, ये है गिव्स फ्री एनर्जी और ये है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर आपका जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। जैसे यहाँ पर देखिए डेल्टा जी अगर आपका लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव है, डेल्टा जी अगर आपका निगेटिव है तो उस पर्टिकुलर केस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी कि बाहर से कोई भी एनर्जी आपको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी। बट अगर आपका डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव है यानी कि जीरो से ज्यादा है, डेल्टा जी अगर आपका जीरो से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव, दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही होगी। बट अगर ये इक्वल आ गया जीरो के, दैट मींस प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, प्रोसेस आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुकी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, ये होता है, ठीक है। तो जी को डेल्टा जी को आप जीरो लिख देंगे एंड क्यू को आप के इक्विलिब्रियम लिख देंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक। बताइए कोई दिक्कत, डेल्टा जी को आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा होगा, ओके। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन करना हो रहा होगा जब भी आप गिव्स फ्री एनर्जी निकालने वाले हैं रिएक्शन की, ओके। बताइए बढ़िया लगा चैप्टर, अगर रिवीजन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में रिस्पांस वगैरह दे देना भैया, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियोस का फायदा उठा रहे हैं या नहीं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है, इसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।
पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहें। डेफिनेटली आप एग्जाम को अपने फोड़ने वाले हैं, काम एंड कंप्लीट रहिएगा, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।